So Aditya, how could you come to know about us? तो सर आई विजिटेड अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बट सर जब मैं यहाँ पे आया मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे काफ़ी पॉजिटिवली मोटिवेट किया। आपने मेरे टाइम के हिसाब से भी बोला कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं स्केड्यूल, कि मैं आके फिट इन कर सकता हूँ क्लास में। तो सर फिर मैंने डेमो क्लासेस लगाई, आपने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो दैट वाज एट दैट टाइम कि मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ राज मल्होत्रा से ही अपना कोर्स पर कंटिन्यू करूँगा। तो आदित्य वेलकम। जैसे कि कुछ आपकी बातें राज सर से तो हो चुकी हैं, हम इस कन्वर्सेशन को बड़ा बेसिक Q&A फॉर्मेट में रखेंगे, इनफॉर्मल टाइप रखेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे रिलेट कर सकें। ठीक है, तो आदित्य आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी, है ना। तो बहुत ही चुनिंदा एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बढ़िया रैंक ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये मेरे को बताओ कि जब आपने कल रिजल्ट खोला और आपने देखा कि आपका रैंक 70 है, तो व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर सिलेक्शन? सिर्फ फर्स्टली तो मेरा एक फ्रेंड है अभिनंदन, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि यार तेरा रिजल्ट आ गया है, कि आर यू द वन जिसका रैंक 70 है। तो मेरे को एक सेकंड के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया नहीं होगा, ये गलती होगा कुछ। बट मैंने फिर एक्चुअली में देखा, मैंने कहा यार दिस इज एक्चुअली मी। तो पहली फीलिंग तो थी कि रिलीफ, कि यार अब चलो साइकिल से बाहर निकले हैं। पर एट द सेम टाइम फिर सेकेंडली जब मैंने घर वालों को बताया तो मेरे मॉम तो रो ही पड़े। तो इट वॉज अ वेरी जॉयस मोमेंट हम सबके लिए। तो मुझे लगता है कि बट साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर फिर अगले 5 मिनट में आ गई, जब वो एक्सटेसी वाला फेज खत्म हुआ कि चलो अब ये तो बिगिनिंग ही है सर्विस की, तो अभी तो एक पूरी जिंदगी है जिसमें एक अच्छी सर्विस करनी है सर। बहुत बढ़िया बात है कि ये रियलाइजेशन मैं हर एस्पिरेंट को बताना चाहूंगा कि 5 मिनट में रियलाइजेशन आना कि अब पूरी जिंदगी बढ़िया सर्विस के लिए, और खुशी भी है, देखो उसमें कोई डाउट नहीं है, खुशी भी है, पर साथ ही ये रियलाइजेशन एक शो करती है कि मैच्योरिटी क्या है आप में और किस तरह आपने उस चीज ने आपको हेल्प किया होगा यूपीएससी क्रैक करने में। अब दूसरी बात है कि हमें कुछ सेशन से कुछ मिनट पहले पता लगा कि मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो वो सर के मार्क्स जो है बहुत ही वंडरफुल मार्क्स आए हैं, खासकर मेंस में आपके 829 मार्क्स स्कोर किए हैं सर ने मेंस में। तो पहले हम उसी चीज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि 748 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी मेंस में, तो उसमें अगर 829 मार्क्स आए तो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स जो है आपके ज्यादा हैं कट ऑफ से। तो आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रही कि आपको लगता है कि आपने 829 नंबर 829 मार्क्स तक कैसे खींचा अपने आप को? सर मेंस की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है यही थी कि मैंने कभी भी उसको एक, जैसे हम बोलते हैं ना साइलो अप्रोच, की यार इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, ऐसा नहीं मैंने किया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठे मिला के चला। जैसे हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें जितने ज़्यादा हम लोग डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, मॉरल, तो ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके हम एक यूनिफॉर्म सा अपना आंसर बनाएं, कि जिससे एग्जामिनर को भी पता चले और हमें खुद को भी क्लैरिटी हो कि यार हम लोग सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसे पढ़ रहे हैं, हम लोग जितने ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। कल अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो हमें अगर एक काम है, हम उसको सारे डायमेंशन से कंसिडर करके ही आगे काम करना है। तो मुझे लगता है कि वो वाली अप्रोच बहुत मैटर करती है। उसके अलावा जैसे टेस्ट में हमें होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैंने भी जब अपना फर्स्ट मॉक लिखा था प्रीलिम के बाद, तो मेरे को भी उसमें 3 hours 45 मिनट्स लग गए थे। तो फिर मेरे को धीरे धीरे उसे कम करा। अल्टीमेटली एग्जाम से कुछ टाइम पहले मैं 3 hours में कंप्लीट करने लग गया। तो मुझे लगता है पेपर कंप्लीट करना और एक एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ आंसर्स के साथ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस आप शोकेस कर सको, आई थिंक सर वही की है कि मेंस में मार्क्स अच्छे हैं। तो मतलब कंप्लीट पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आपने ये प्लान किया था, तो अब चलते हैं सबसे पहले वाले सवाल के ऊपर, जो हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए था सेशन में, कि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का मकसद क्या था, कि व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन? तो आपकी क्या प्लानिंग रही थी कि क्यों करना? बिकॉज आपका एक बड़ा प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड है ना, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, फिर आपने कोविड में भी सर्व किया है, तो आपका एक एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जैसे आपके सिस्टर भी शायद डॉक्टर है, जैसे आपने बताया, तो आपके रोल मॉडल भी रहे हैं वो। तो क्यों आपने ये सोचा कि आई टेक अ प्लंज इनटू दिस फील्ड? सर जब इनिशियली मैं एमबीबीएस में आया, तो जैसे मैंने बताया मेरे एल्डर सिस्टर डॉक्टर है, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। मैं देखता था वो कैसे सर्व कर रहे हैं, कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है और वो हैवी है। तो सर जब मैं 3rd ईयर में आया तब मैंने रियलाइज़ करा कि जो हमारे मोस्टली 50% जो सर बीमारियाँ हैं वो सर एजुकेशन की लैक की वजह से, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट कोविड में भी हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बेसिक अवेयरनेस से, सैनिटाइजेशन से हम कितना ज़्यादा मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी को प्रिवेंट कर सकते थे। तो अगर सर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो जिसने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं, जिसने पेशेंट से इंटरेक्ट किया है, कम्युनिकेशन स्किल देखा है, तो मैंने ये सोचा सर एक ज़्यादा ब्रॉड और डाइवर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने घर पे डिस्कस किया अपने मॉम से, अपने एल्डर सिस्टर से, तो उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया कि आप ये कर सकते हो। तो फिर सर जैसे फिर मैंने धीरे धीरे यूपीएससी को एक्सप्लोर करा, मैंने देखा, तो मैंने ये भी देखा कि मुझे और काफ़ी एडिशनल नॉलेज गेन करने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो मैंने सोचा इस होल एंड होल कि मेरे को यूपीएससी में सिर्फ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड प्रेस्टिजियस है, तो मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी एकेडमिक फील्ड है या इसकी प्रिपरेशन थोड़ी एकेडमिक है या जर्नलिस्टिक सी प्रिपरेशन है, और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है इस प्रिपरेशन में? अब जैसे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं एमबीबीएस का करिकुलम बोलूँ तो यूपीएससी से कहीं पे भी मैच नहीं करता, 1% भी ओवरलैप नहीं है उसका।
इनफैक्ट अगर ऑप्शनल भी मैं बोलूँ, मैंने मेडिकल साइंस ज़रूर लिया था, बट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है और बहुत बल्कि ऑप्शनल भी है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी जनरलिस्ट अप्रोच रखनी चाहिए यूपीएससी को, अपना माइंड हमें ओपन रखना चाहिए हर एक पॉसिबिलिटी को। आंसर लिखते हुए भी हमें अपने खुद के क्रिएटिव सॉल्यूशंस उसमें लेके आने हैं, रादर कि यार किसी बुक से रट्टा मारना है। कि ज़रूर आपको फ़ायदा होगा अगर आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, या आपको ऑप्शनल PSIR है, तो मे बी GS2 में हेल्प हो जाए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है आपको एक जनरलिस्ट अप्रोच रख के अपना माइंड ओपन करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड नहीं है कि रट्टा मार के आंसर लिखना है। इट इज़ कि आप कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं सर। जी। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। अब ये है कि आपने ऑप्शनल, आपका मेडिकल साइंस आपका ऑप्शनल था, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि ऑप्शनल रखने का क्या पीछे क्राइटेरिया होना चाहिए, और मेडिकल साइंस ऑप्शनल कितना हेल्पफुल है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, और जिसके पास हमारे पास कोई गाइडेंस अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, यूट्यूब हमारी जो फ्रेटर्निटी है, कि सर उसके लिए कुछ मेडिकल साइंस के लिए कुछ वीडियोस बनाए, तो कमेंट में जरूर बताना। हम रिक्वेस्ट करेंगे सर को, वीडियोस भेजेंगे कि जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है सर से मेडिकल साइंस के लिए। तो अब सर आप थोड़ा सा ये बताओ कि ऑप्शनल चूज करने का क्राइटेरिया और मेडिकल साइंस को थोड़ा सा अगर आप एस्पिरेंट्स को गाइडेंस दे पाएं कि क्या उसके पीछे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो सर, ऑप्शनल का क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होना चाहिए फर्स्टली आपका इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस ऑप्शनल में तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये ऑप्शनल ले लो, स्कोरिंग है, ये ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है। यूपीएससी हर बार अपना पैटर्न बदलता है, किसी साल कोई ऑप्शनल में ज़्यादा होते हैं, किसी साल कुछ में कम होते हैं। अब मेडिकल साइंस था कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं था, बट इस साल अभी मार्क्स जब एग्जैक्ट आएंगे तो पता चलेगा कितना स्कोरिंग रहा है। तो आप अपना इंटरेस्ट को मेन फोकस रखें, ये मत सोचना मुझे जीएस में इसका फायदा होगा, नहीं होगा। मेरे जैसे मेडिकल साइंस का कोई फायदा नहीं हुआ जीएस में, बट एक थोड़ा सा ये है कि चलो फिर भी मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो मुझे लगता नहीं इतना नेसेसरी है कि ऑप्शनल ओवरलैप करना चाहिए। जी, उसके अलावा सर आपने एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे कि इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज का कितना को मदद हुआ, और दूसरा वहाँ पे इंटरव्यू जब आप दे के आए तो आपको कैसा फील हो रहा था कि यार मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या आपका थॉट था उसके बाद? जब जैसे मैंने इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, तो उनका मेन रोल ये है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस फाइनल इंटरव्यू में रिपीट होंगे। इनफैक्ट बहुत कम क्वेश्चंस ही थे, शायद ना के बराबर ही जो रिपीट हुए हो, बट उससे ये आपको बैठने का तरीका पता चलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। वो जो पैनल में बैठे होते हैं वो भी बहुत एमिनेंट डिग्निटरीज होते हैं, तो उनको फेस करना, उनसे बात करना, वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है खुद में। तो जब मैं फाइनल इंटरव्यू देने गया था, तो मुझे तो वहाँ पे बैठ के ऐसे कोई एंजाइटी या स्ट्रेस इतना नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने सीनियर्स से बैठ के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। वो बहुत प्लेजेंट और कॉर्डियल होते हैं। कई बार मॉक इंटरव्यूज में होता है कि वो आपको ग्रिल करते हैं, पर यूपीएससी इंटरव्यूज में आई कैन अश्योर यू कोई ऐसे आउट ऑफ द ब्लू रैंडम क्वेश्चन नहीं होता है, कोई वो आपको पकड़ के ग्रिल नहीं करते हैं, बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। तो मुझे इंटरव्यू जब मेरा खत्म हुआ था, मेरे हिसाब से काफ़ी मुझे अच्छी फीलिंग आई थी। वो पूरा टाइम स्माइल कर रहे थे, मैं भी पूरा टाइम स्माइल कर रहा था, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आई थी बाहर आके। ऑल्दो कहना बहुत मुश्किल है कि सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, बट मैं अपने इंटरव्यू के बाद सेटिस्फाइड था। मतलब की ये है कि खुशी होनी चाहिए जीवन में, है ना? तो हैप्पीनेस इज द की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा जैसे आपने अपने डैफ में बोला था कि आपकी जो हॉबीज हैं वो बास्केटबॉल और बुक्स रीडिंग थी, है ना? तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं अदर देन यूपीएससी जो आप एस्पिरेंट्स को बताओगे कि यार ये आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ और एनीथिंग लाइक दैट? अब रीडिंग का मेरा ऐसे था मोस्टली कि रीडिंग में ऐसे कोई नॉलेज गेन करने के लिए नहीं एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ता था। वो मेरे लिए था कि मैं अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव कर सकूं। इट वाज अ वे ऑफ कामिंग माई सेल्फ। मैं मोस्टली फिक्शन रीड करता था, जेफरे आर्चर, जॉन ग्रिसम, ये वाली बुक्स। तो उनको पढ़ के मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता था। थोड़ा मेरे को आंसर राइटिंग में मुझे लगता है थोड़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो कई बार इनोवेटिव सोल्यूशंस आते हैं, स्टोरी बिल्डिंग होती है जिसका इससे में बहुत रोल होता है हमारा। तो मुझे लगता है अगर आपकी हॉबी है बुक रीडिंग करना तो उसको परस्यू करें। काफ़ी बार यूपीएससी की तैयारी में ऐसे फेजेस आते हैं कि नहीं यार, और पहले ही इतनी बुक्स हैं और कितनी पढ़ी जाएंगी, पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। बट फिर भी कोई वीकेंड पे आपने टाइम निकाला है, 1-2 घंटे आपने लाइट रीडिंग कर ली है, तो मुझे लगता है आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आपकी मुझे लगता है तैयारी में भी कहीं ना कहीं इनेटली हेल्प होती है। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल है कि एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि उनका प्रिपरेशन में ट्रैक नहीं रहता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, दूसरे दिन वो बिल्कुल लो फेज आ जाता है उनकी प्रिपरेशन का। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि सर मैं हफ्ते की ब्रेक के ऊपर जा रहा हूँ। तो जब आपकी प्रिपरेशन में नो डाउट ये लो फेज आए होंगे, तो हाउ डिड यू कोप अप विद सच लो फेजेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर बिल्कुल, काफ़ी बार प्रिपरेशन में ऐसे होता है, जैसे कोविड में मेरे पास बहुत कम टाइम था पढ़ाई करने का, तो उस टाइम पे सेल्फ डाउट आता है यार कि मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा निकलेगा नहीं, एंजाइटी आती है। प्री से कुछ दिन पहले होता है यार मेरी तैयारी एडिक्वेट है कि नहीं है।
तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स और मेंटर्स से बात करनी चाहिए। अगर कभी लो हो तो अनुज सर से बात कर लो, सर कोई जोक सुना देंगे तो आपका मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा, सर मोटिवेट कर देंगे कि नहीं यार हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों से कम्युनिकेट करना रादर कि अपने आप को शट डाउन कर लेना, वो आई थिंक ज़्यादा नेसेसरी है। उसके अलावा एंजाइटी रिलीज करने के लिए आप अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हो। उसके अलावा अपने ऊपर भरोसा रखो कि कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ दिन पढ़ाई कर ली है, 1-2 दिन का ब्रेक हो भी गया तो कोई बात नहीं। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसे होता है अगर आप ज़्यादा टाइम तक ब्रेक ना लो ना तो एक फोर्स्ड ब्रेक हो जाती है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप बर्नआउट हो गए हो या आप बीमार हो गए हो। तो ऐसे मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। तो उसको कोप करने के लिए मैंने करा था कि मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ लिया हूँ अगर, तो मेरे को लगता था कि चलो यार उतना सेटिस्फैक्ट्री है। पर ये उस टाइम के लिए नहीं कि प्री से 1 महीने पहले मैं 5 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, उस टाइम पे आप 8 से 10 घंटे पढ़ो। बट अगर ओवरऑल आपने साल में अपनी तैयारी को मेंटेन करना है तो 5 से 6 घंटे आप डेली पढ़ो, बाकी टाइम अपने आप को आप दो कि कोई बात नहीं यार। अगर आप छोटा छोटा सेट्स में पढ़ाई करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हो, रादर कि यार 2 दिन 10 घंटे पढ़ लिया फिर 3 दिन छुट्टी लेगी। बहुत बढ़िया। जैसे हम अक्सर क्लासेस में बोलते हैं कि प्रिपरेशन जो है वो लॉन्ग रन की प्रिपरेशन है, कांस्टेंट। उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं 100 मीटर रेस भागूंगा और मैं जीत गया। तो ये कांस्टेंट प्रिपरेशन में जो आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी वो रिक्वायर्ड होती है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि सर एक पेपर आने वाला है प्रीलिम्स का, और आपका भी अगर ना हो तो आपने भी प्लान किया होगा ना थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स देने का, तो क्या लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले के लिए? सर लास्ट में स्ट्रेटेजी तो ये है कि जैसे आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अच्छे से देख लेने हैं, उनको एनालाइज करो सब्जेक्ट वाइज, देखो कि यूपीएससी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक्स अपने नोट्स में मार्क कर लो और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कैलिब्रेट करो कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार पैटर्न का आइडिया लग जाता है, जैसे हमें सबको पता है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है तो मोस्टली गलत ही होंगे। अब पेयर्स वाले क्वेश्चन आए हैं, ओनली 2 पेयर्स थे कि ज़्यादा सही हो रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर फर्स्ट की है। सेकंड की है जैसे मैं थोड़ा करंट अफेयर्स के पीछे इतना नहीं भागता था कि मुझे सारी कंपाइलेशन जो मार्केट में है वो सारी की सारी करनी ही है। मैंने लास्ट ईयर थोड़े बहुत करे थे पर उनसे ज़्यादा फायदा करंट अफेयर्स में हुआ नहीं था। तो मेरा पर स्टैटिक था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने अपना रखा था कि यार जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है उनको मैंने भरोसा रखा कि कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो मैं टैकल कर लूंगा। बट जो मेरे वीक क्वेश्चंस थे या वीक टॉपिक्स थे या जो डायनामिक चीज़ें हैं कि भाई नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो उनकी लिस्ट को बार बार रिवाइज कर लो, अपने वीक टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो लास्ट वीक में। और प्लीज़ अपनी नींद और स्लीप मुझे लगता है बहुत एसेंशियल है। मैं एक बार एक मॉक टेस्ट से पहले सो के गया था 45 मिनट्स, तो उस टेस्ट में मेरा बहुत ही बुरा स्कोर आया, तो मेरे को उस टाइम पे अपनी तैयारी में डाउट हो गया कि यार क्या हो गया। बट मैंने फिर अगला मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 100+ मार्क्स आ गए। उस टाइम में 8 आवर्स सो के गया था। तो मुझे लगता है कि स्लीप बहुत नेसेसरी है, और स्लीप तभी आएगी जब आप अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि कोई बात नहीं यार जैसा भी क्वेश्चन है देख लूंगा। प्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा यार कहाँ से आ गए, बट ये याद रखना कि वो सबके लिए ही बाहर से आए हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मुझे ही नहीं आता है, आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन ही होंगे जो पक्का आते होंगे। बाकियों पे अपना माइंड अप्लाई करो और खुले मन से सोचो तो प्री क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही तो मैं अपने एस्पिरेंट्स को बता दूं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के लिए कि स्टैटिक इज द किंग। ये मैंने क्लास में भी बच्चों को ये बताता हूँ कि किस तरह से अगर हम पिछले 10 साल पेपर एनालाइज करें तो उसमें करंट अफेयर्स की वेटेज जो है उतनी नहीं है जितना हम हाइप करते हैं, है ना। कि हम कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देख लें उसमें करंट अफेयर आ रहा होता है। तो स्टैटिक पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो इसके अलावा सर अब हम बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन ने आपकी कैसे हेल्प की। आप 2019 में 2019 यू एंटर्ड दिस इंस्टीट्यूशन, 2023 जैसे कॉलेज में होता ग्रेजुएट, तो आप ग्रेजुएट कर रहे हो इस इंस्टीट्यूशन से। तो हाउ डिड दिस इंस्टीट्यूशन हेल्प यू? सर इंस्टीट्यूशन ने ऐसे हेल्प करी कि चलो बेसिक सिलेबस कवरेज तो मेरी हो गई कि मेरे को एक बार आइडिया लग गया कि यार ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सिलेबस है, मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे, रेफरेंस बुक से मैंने सप्लीमेंट्स करे, मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए, मैं टीचर से एडवाइस गाइडेंस लेता था प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की। बट मोस्ट मुझे लगता है कि जो पर्सनल गाइडेंस का मुझे था कि किसी भी टीचर से किसी भी टाइम बात करनी है, बहुत एक्सेसिबिलिटी होती है। कोविड के टाइम में नहीं आ पाया तो मैंने कहा कि सर मैं ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं लगा सकता, मुझे ऑनलाइन का एक्सेस दे दो, तो मुझे साथ ही साथ ऑनलाइन का एक्सेस मिल गया। तो बड़ा फ्लेक्सिबल रहा मेरे लिए तैयारी, और मुझे लगता है जैसे मुझे चाहिए था उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन को टेलर मेड किया गया था यहाँ पे। तो मुझे लगता है सर ये काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। थैंक यू उसके लिए। और एक लास्ट सवाल कि जो एस्पिरेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और कैसे वो मोटिवेटेड रह सकते हैं, और क्या उनका अल्टीमेट गोल होना चाहिए जिसने आपको मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे हमारे पास ना आजकल बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया से कम 10,000 सोर्सेज हैं हमारे पास। तो आपको अपना सोर्स आइडेंटिफाई करना है, आपको अपना मेंटर आइडेंटिफाई करना है, और आपको उस पर स्टिक करना है। आपको भरोसा रखना है कि यार नहीं मैं इतना ही करूंगा, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता है तो आ जाए, कोई बात नहीं है। सोर्सेज को ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को लगता है कि नेसेसरी है।
उसके अलावा प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल शट ऑफ मत करो दुनिया से कि यार मैं घर पे कमरे बंद करके एक एक साल 2-2 साल पढ़ाई करूंगा। वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। उसके अलावा मुझे लगता है आपकी एफिशिएंसी भी एक टाइम के बाद डिप कर जाएगी। जैसे मैं क्योंकि कॉलेज के साथ साथ ही रेगुलरली तैयारी कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह है, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे कोचिंग में कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं, यहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा हूँ, साथ साथ तैयारी मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो मुझे लगता है कि सर ये 2 कंपोनेंट्स है, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना और साथ साथ अपने सोर्सेज को जितना मिनिमम रखें और तीसरा कि ऑप्शनल अपना वो चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने ऑप्शन के साथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आदित्य। आई होप कि जो एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको हेल्प मिली हो आदित्य की इस कन्वर्सेशन से। तो हम मिलेंगे और टॉपर्स कन्वर्सेशन के साथ। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो लिखो ऑल द बेस्ट टू आदित्य, एंड यू शुड लुक अप टू हिम कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को क्रैक किया, राइट? दैट इज इट। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर दिस कन्वर्सेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ये है मेरी एकेडमी जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ पूरे 1.5 साल, और मेरी यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रही है। ये हमारी एक क्लासरूम होती थी, ये मेरी दूसरी क्लासरूम 5 जहाँ पे मेरी मेजर सारी क्लासेस होती थी, जहाँ पे सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सबके लेक्चर लगाए। ये क्लासरूम थी। मैं जनरली कॉलेज का थोड़ा लेट ही पहुँच पाता था, तो मैं यहाँ इस साइड पे यहाँ पीछे बैठ जाता था क्लासरूम में। फिर उसके बाद यहाँ से काफ़ी बार हमने देखा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे, यहाँ पे सीट पे आते थे, फिर अपना टेस्टिमोनियल देते थे, बताते थे। हम यहाँ से बैठ के डाउट्स पूछते थे, हमें लगता था यार हमें बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगी, और मिली भी। फिर यहाँ पे बस इंटरेक्ट करके सबके साथ क्लास में डाउट्स पूछनी। अनुज सर ने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाई है मुझे, राज सर ने मुझे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई है, तो दोनों काफ़ी यूजफुल रहे हैं। तो ये हमारी क्लासरूम थी ये वाली। ये मेरा बहुत खास फ्रेंड है अनुज, जो पूरी तैयारी में मेरे साथ ही बैठता था क्लास में, और इसने काफ़ी मुझे मेंटली हेल्प किया। इससे मैं सारे डाउट्स डिस्कशन हमेशा कर लेता था कि यार कैसे करना चाहिए प्रोसीड, और हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट किया है, और जल्दी ये भी आएगा यहाँ पे। ये हमारी लाइब्रेरी थी, यहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पढ़ते थे, बैठते थे। मैं तो चला ही जाता था लेक्चर्स के बाद, में ज़्यादा नहीं बैठता था। यहाँ पे रूम है टीचर्स का, जहाँ पे अनुज सर बैठते थे, जहाँ मैं बीच में चले जाता था लंच टाइम पे डाउट्स वगैरह लेने उनसे। वहाँ पे उस साइड जाके राज सर का रूम है, जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए या मेंस के लिए बाद में उनसे गाइडेंस लेने के लिए काफ़ी बैठा हूँ। तो ओवरऑल ये एरिया ऐसे घर जैसा ही है, जहाँ पे मैंने 1.5 साल अपना निकाला है, यहाँ पे डेली में आता था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। Thank you, Satya sir. Congratulations once again.